नमस्कार। चलिए आज समझते हैं कि कोई भी देश, खासकर एक नया नया आजाद हुआ देश, दुनिया में अपनी पहचान, अपनी जगह कैसे बनाता है। आज हम भारत की विदेश नीति के इसी दिलचस्प सफर को देखेंगे। आजादी के पहले दिन से लेकर आज की एक मजबूत शक्ति बनने तक की पूरी कहानी। अच्छा, इसको समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? सोचिए, स्कूल में एक नया स्टूडेंट आया है। वो क्या चाहता है? वो सबसे दोस्ती करना चाहता है, किसी लड़ाई झगड़े या ग्रुपबाजी में नहीं पड़ना चाहता, और सबसे ज़रूरी, वो अपनी पढ़ाई पर, अपनी तरक्की पर ध्यान देना चाहता है। बस यही सीधी साधी सोच भारत की विदेश नीति की बुनियाद थी। तो बात शुरू होती है 1947 से। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की तबाही से गुजर चुकी थी। भारत को आजादी तो मिली, लेकिन साथ में मिला बंटवारे का दर्द, भयंकर गरीबी और एक बिल्कुल नया लोकतंत्र खड़ा करने की पहाड़ जैसी चुनौती। ऐसे माहौल में दुनिया के बड़े बड़े देशों के बीच अपनी आवाज उठाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। तो इस मुश्किल घड़ी में भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 3 बिल्कुल साफ लक्ष्य रखे। पहला, हमारी संप्रभुता, मतलब हमारी मेहनत से मिली आज़ादी, जिसे हर कीमत पर बचाना है। दूसरा, हमारी क्षेत्रीय अखंडता, यानी हमारी सीमाएं सुरक्षित रहनी चाहिए। और तीसरा, देश का तेजी से आर्थिक विकास, क्योंकि इसके बिना आज़ादी का कोई मतलब नहीं था। इन्हीं 3 पिलर्स पर भारत की विदेश नीति की इमारत खड़ी होनी थी। अब सोचिए, उस वक्त दुनिया ना 2 बड़ी बड़ी टीमों में बटी हुई थी। एक टीम अमेरिका की, दूसरी सोवियत संघ की। हर नए देश पर दबाव था कि भाई तुम किसकी तरफ हो। लेकिन भारत ने कहा, हम किसी टीम में नहीं हैं, हम अपना अलग रास्ता चुनेंगे। इसी फैसले को नाम दिया गया गुटनिरपेक्षता। तो ये टीमें थीं कौन सी? एक तरफ था अमेरिका का बनाया हुआ सैन्य गठबंधन नाटो, और दूसरी तरफ सोवियत संघ का बनाया हुआ वार्सा पैक्ट। ये कोई दोस्ती के क्लब नहीं थे, ये एक दूसरे के खिलाफ खड़े फौजी गुट थे। भारत ने फैसला किया कि वो इन दोनों से बराबर की दूरी रखेगा। क्यों? ताकि वो अपने फैसले आज़ादी से ले सके और ज़रूरत पड़ने पर दोनों से मदद भी ले सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि भारत बस चुपचाप बैठा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने अपने जैसे दूसरे नए आज़ाद हुए देशों को एक साथ लाने की कोशिश की। 1947 में दिल्ली में और फिर 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में एशिया और अफ्रीका के कई देश मिले। और इसी एकता से जन्म हुआ गुटनिरपेक्ष आंदोलन, यानी नैम का, जो इन देशों की एक ताकतवर आवाज बना। अब देखिए, दुनिया में तो भारत शांति और दोस्ती की बात कर रहा था, लेकिन कहते हैं ना, असली इम्तिहान तो घर पर ही होता है। भारत के शांति के सिद्धांतों की सबसे बड़ी और कड़वी परीक्षा उसके अपने पड़ोसियों के साथ ही होनी थी। चीन के साथ रिश्तों की शुरुआत तो बहुत ही अच्छी हुई थी। 1954 में दोनों देशों ने पंचशील समझौते पर साइन किए, मतलब शांति से साथ रहने के 5 वादे। उस दौर में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा गूंज रहा था। लग रहा था जैसे एशिया में दोस्ती का एक नया दौर शुरू हो गया है। मगर ये दोस्ती का सपना ज्यादा दिन नहीं चला। पहले चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, फिर जब तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने भागकर भारत में शरण ली, तो चीन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। और आखिरकार 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। इस एक युद्ध ने भाई भाई के नारे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और भारत के आदर्शवाद को जमीनी हकीकत से रूबरू करा दिया। और अगर चीन एक तरफ था, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ तो रिश्ते कह सकते हैं कि जन्म से ही तनाव भरे थे। आज़ादी के तुरंत बाद 1947 में कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ, फिर 1965 में, उसके बाद 1971 का वो ऐतिहासिक युद्ध जिससे बांग्लादेश बना, और फिर 1999 में कारगिल का संघर्ष। इन लड़ाइयों ने दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई को और भी गहरा कर दिया। इन युद्धों से, खास तौर पर 1962 की हार से, भारत ने एक बहुत ज़रूरी सबक सीखा। वो ये कि अगर शांति चाहिए तो शक्ति भी ज़रूरी है। महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की देखरेख में भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए एक नया रास्ता तैयार करना शुरू कर दिया था। ये रास्ता था परमाणु शक्ति का, ताकि अपनी रक्षा के लिए उसे किसी और का मुंह न देखना पड़े। और फिर भारत ने वो कर दिखाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में किया, और फिर दूसरा मई 1998 में। इन परीक्षणों की गूंज ने दुनिया को साफ साफ बता दिया कि भारत अब एक परमाणु शक्ति बन चुका है और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन देखिए, शक्ति पाने के साथ साथ भारत ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दिखाई। उसने एक नीति अपनाई, पहले प्रयोग नहीं।
इसका मतलब सीधा सा था कि हम कभी भी किसी पर भी परमाणु हमला करने में पहल नहीं करेंगे। ये हथियार हमारी आत्मरक्षा के लिए हैं, किसी पर हमला करने के लिए नहीं। अब आता है 1990 का दशक, और इस दशक में ना दुनिया ने फिर एक बहुत बड़ी करवट ली। सोवियत संघ टूट गया, शीत युद्ध खत्म हो गया। अब दुनिया में दो नहीं, सिर्फ एक महाशक्ति बची थी, अमेरिका। इस पूरी तरह बदली हुई दुनिया में भारत को अपनी विदेश नीति को नए सिरे से ढालने की जरूरत थी। और जो सबसे बड़ा बदलाव आया, वो आया सोच में। अब विदेश नीति का मतलब सिर्फ फौजी ताकत या सरहदों की सुरक्षा नहीं रह गया था। नहीं, अब नया मंत्र था आर्थिक विकास, व्यापार, टेक्नोलॉजी, दूसरे देशों से निवेश। ये सब भारत की विदेश नीति की नई भाषा बन गए। लेकिन एक बात है जो बहुत दिलचस्प है। इतने सालों में भारत में सरकारें बदलती रहीं, पार्टियां आती जाती रहीं, पर दो चीजें कभी नहीं बदलीं: देश की एकता और सीमाओं की सुरक्षा। इन दो बुनियादी मुद्दों पर हर पार्टी, हर सरकार हमेशा एकमत रही है, और यही भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत है। तो आज भारत एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां उसे दो चीजों के बीच संतुलन बनाना है। एक तरफ देश के आर्थिक विकास की जरूरत, तो दूसरी तरफ हमारी सीमाओं पर बढ़ती हुई सुरक्षा चुनौतियां। तो सवाल ये उठता है कि आने वाले वक्त में भारत इस संतुलन को कैसे साधेगा? आर्थिक हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच कौन सा रास्ता चुनेगा? यही वो सवाल है जो आने वाले कल में उसकी विदेश नीति की कहानी लिखेगा।